दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन अगस्त 2022 की डेली करंट अफेयर की क्लास में आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की चर्चा करते हैं। जो नए पदक आए भारत के खाते में, 3 पदक आए भाई 4 अगस्त 2022 तक। तेजस्विनी शंकर, इन्होंने ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है भाई, तेजस्विनी शंकर ने। ऊंची कूद इनका खेल है, कांस्य पदक जीता है। इसके बाद में गुरदीप सिंह ने भी कांस्य पदक जीता है भाई वेट लिफ्टिंग में। गुरदीप सिंह हरियाणा के हैं। और एक मुरली श्रीशंकर भी है भाई, उन्होंने भी मेडल जीता है। इन्होंने एथलेटिक्स में जीता है, लॉन्ग जंप में रजत पदक जीता है। ठीक है भाई। देखिए, अब तक भारत के खाते में 19 पदक आ चुके हैं 4 अगस्त 2022 तक। तो ये याद रखना भाई। तेजस्विनी शंकर ऊंची कूद में कांस्य पदक जीते हैं। गुरदीप सिंह वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीते हैं, हरियाणा के गुरदीप सिंह। मुरली श्रीशंकर ने लॉन्ग जंप यानी एथलेटिक्स में रजत पदक जीता है। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं शिव मंगल सिंह की। देखिए, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और कवि रहे हैं। इनकी जयंती मनाई गई है 5 अगस्त 2022 को। जन्म 5 अगस्त 1915 को यूपी में हुआ था इनका। शिव मंगल सिंह भाई, ये नाम याद रखना, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में भाई। जो हिंदी के लेखक और कवि थे। निधन 27 नवंबर 2002 को हुआ था इनका। और 1999 में पद्म भूषण भी दिया गया था भाई। पांच अगस्त को मनाई गई है जयंती। देखो, जयंती 5 अगस्त को मनाई गई थी इनकी। और 5 अगस्त 1915 को जन्म हुआ था इनका यूपी में। 1999 में इनको पद्म भूषण दिया गया था, तो मैं बता दिया आपको। कई और लेखक थे। ठीक है। तो इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं मिथिलेश चतुर्वेदी की। इनका 4 अगस्त 2022 को निधन हुआ है भाई, हाल ही में। मिथिलेश चतुर्वेदी फिल्म अभिनेता थे। देखिए, बस इतना ध्यान रखना है, फिल्म अभिनेता थे मिथिलेश चतुर्वेदी, और अगस्त में इनका निधन हुआ है। हालांकि इन्होंने बहुत जो 2000 यानी जो प्रसिद्ध फिल्में थी, जैसे गदर एक प्रेम कथा, कोई मिल गया, और अशोका मूवी में भी इन्होंने अभिनय किया था भाई। लेकिन ये कोई नहीं पूछेगा भाई कौन सी मूवी में इन्होंने अभिनय किया था। मैं तो ये अदर फैक्ट जो मैं बता देता हूँ जानकारी के लिए। लेकिन मिथिलेश चतुर्वेदी 4 अगस्त 2022 को उनका निधन हुआ था, और ये फिल्म अभिनेता थे भाई। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं भाई लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल की। लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल, इसका सफल परीक्षण किया गया है हाल ही में। महाराष्ट्र के रेंज में ये जो परीक्षण किया गया था। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक सैन्य प्रतिष्ठान के रेंज है, उसमें किया गया था जो इसका परीक्षण।
ये भारत की स्वदेश निर्मित मिसाइल टैंक है भाई। महाराष्ट्र के अहमदनगर में सैन्य प्रतिष्ठान के करें। देखिए भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित है भाई ये। ठीक है भाई, ये जानकारी है लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल। इसका सफल परीक्षण किया गया है महाराष्ट्र के अहमदनगर के जो सैन्य प्रतिष्ठान है के सैन्य रेंज में, उसमें परीक्षण किया गया है और ये स्वदेशी निर्मित है। और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष है यानी चेयरमैन जी सतीश रेड्डी। ये आपको ध्यान रखना होगा भाई, डीआरडीओ के चेयरमैन वर्तमान में जी सतीश रेड्डी। फिर इसके बाद में एक चर्चित चेहरा आया है सामने, उसकी चर्चा करते हैं। जस्टिस यू ललित की, उदय उमेश ललित है इनका पूरा नाम। देखिए भारत के प्रधान न्यायाधीश है वर्तमान में यानी सीजीआई एन वीरमन्ना 26 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं भाई। इन्होंने अपने उत्तराधिकारी के रूप में यू ललित का नाम की सिफारिश की है। 13 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए थे यू ललित। 13 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए थे यू ललित। और ये इनको भाई भारत का सीजीआई बनाना तय हो चुका है भाई, तय है भाई इनका बनना, ये बन जाएंगे शायद। और इनके बनने के बाद में और चर्चा करेंगे इनकी। जो एन वीरमन्ना वर्तमान में सीजीआई है, इन्होंने जो यू ललित के नाम की चर्चा यानी सिफारिश की है। देखिए जो यू ललित है, इनके मुख्य फैसले थे भाई भारत में, उनमें इनकी मुख्य भूमिका रही है। जैसे 3 तलाक वाला मामला था, इसमें भी इनकी मुख्य भूमिका रही थी यू ललित की। और पॉक्सो एक मामला था, उस मामले में भी यू ललित की मुख्य भूमिका रही थी। और जो एक आम्रपाली केस था, इसमें भी यू ललित की जो मुख्य भूमिका रही थी। देखिए यू ललित है जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले दूसरे यानी सीजीआई होंगे। इससे पहले एस.एन. सीकरी भी ऐसे सीजीआई रहे हैं जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने थे और उसके बाद में यानी सीजीआई बने थे। तो ये आपको याद रखना होगा जस्टिस यू ललित के बारे में भाई। ये देखिए अभी वर्तमान में चर्चा में है। तो और फिर इनके जो सीजीआई बनने के बाद में और चर्चा कर लेंगे आगे क्लासेस में। यहाँ तक की जानकारी जो मेरे सामने थी मैं आपको बता दिया। और जो भी आपको जानकारी मिले इनके बारे में तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप, अगली क्लासेस में अपन चर्चा कर लेंगे। फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं तानिया सचदेव की। इन जो 44वें शतरंज ओलंपियाड में भारत की महिला ए टीम ने हंगरी के खिलाफ जीत दर्ज की है भाई। देखिए तानिया सचदेव इसमें मुख्य भूमिका थी, तो यह आपको याद रखना पड़ेगा। 44वें शतरंज ओलंपियाड में भारत की ए टीम ने हंगरी की जो टीम थी उसके खिलाफ जीत दर्ज की है। हाल ही में लोकसभा, देखिए अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है इनके बारे में मैं बता देता हूँ। हाल ही में लोकसभा ने वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी है भाई, ये याद रखना। लोकसभा ने वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी है। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन से सदन ने हाल ही में वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी है, तो यानी लोकसभा ने दी है। फिर इसके बाद में आता है फॉर्चून ग्लोबल, जो 500 एक संस्था है फॉर्चून ग्लोबल, उसकी 500 सूची में भारत के LIC को 98वां स्थान मिला है। मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 98वां स्थान मिला है जो ये इंडेक्स इसमें, तो LIC को 98वां स्थान मिला है।
फिर इसके बाद में चर्चा करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो भारत के मध्य प्रदेश में लगाया जाएगा भाई, बनाया जा रहा है अभी। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो भारत के मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा है भाई। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं रणजीत रथ की। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है रणजीत रथ ने। देखिए भाई, जो ऐसी कंपनियां होती हैं इनके जो अध्यक्ष वगैरह सी यानी एमडी और सीईओ होते हैं, इनके नाम भी याद रखा करो, ये पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम्स में। रणजीत रथ है ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है इन्होंने। फिर इसके बाद में देखिए चर्चा करते हैं जो भारत में नए रामसर स्थल बनाए घोषित किए गए हैं, 10 रामसर स्थल। अपने पिछली क्लासेज में जो चर्चा की थी उस टाइम 5 नए रामसर स्थल बनाए गए थे, उससे पहले 49 जो रामसर स्थल थे भारत में, फिर 5 नए बनाने के बाद में 54 हो गए थे। अब जो नए यानी 10 नए रामसर स्थल और घोषित किए गए हैं भाई, अब 64 हो चुके हैं वर्तमान में। तो मैं देखिए इनका एक एक का नाम बोल देता हूँ, आप नोट कर लेना। अब देखिए 10 नाम तो यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा और इतने आपके हिसाब से लिख लेना। और देखिए इसमें सबसे ज्यादा तमिलनाडु में घोषित किए गए हैं। ठीक, मैं एक एक करके नाम बोल देता हूँ। कुंथनकुलम जो पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु का, उसको वेटलैंड घोषित किया गया है। कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में है। फिर नेक्स्ट है मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर, ये भी तमिलनाडु में है, इसको भी जो वेटलैंड घोषित किया गया है। मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर थर्ड है उदयमार्थनपुरम जो पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु का, उदयमार्थनपुरम। देखिए और नाम बोल देता हूँ एक बार, ये कुछ नाम ही ऐसे हैं कि भाई थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। उदयमार्थनपुरम जो पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु का, इसको वेटलैंड घोषित किया गया है। फिर फोर्थ है वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य, वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, इसको भी वेटलैंड घोषित किया गया है। फिर वेलोड पक्षी अभ्यारण्य, इसको ये भी तमिलनाडु में, इसको भी वेटलैंड घोषित किया गया है, वेलोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। फिर वेम्बनूर वेटलैंड जो कॉम्प्लेक्स है ये भी तमिलनाडु में है भाई, इसको भी पक्षी अभ्यारण्य वेटलैंड घोषित किया गया है। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में, यानी 10 में से 6 तो तमिलनाडु के घोषित किए गए भाई वेटलैंड। फिर इसके बाद में सतकोशिया गोर्ज आता है, ये ओडिशा में घोषित किया गया है। सतकोशिया गोर्ज तो ओडिशा का ये। फिर नंदा झील है गोवा की है, इसको वेटलैंड घोषित किया गया है, नंदा झील गोवा। फिर रंगनाथी बीएस, ये कर्नाटक में है भाई, रंगनाथी टू बीएस कर्नाटक में, रंगनाथी टू बीएस कर्नाटक में है। और फिर लास्ट है जो 10वां सिरपुर आर्द्र यानी आर्द्रभूमि जो मध्य प्रदेश में घोषित की गई है, सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में घोषित की गई है भाई। ये 10 नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं भारत में, वर्तमान में 64 है, इनसे पहले 54 थे। तो देखिए ये आगे आगे भी यानी संख्या इनकी बढ़ाई जा सकती है, ये थोड़ा याद रख लिया करो भाई। और सबसे ज्यादा 10 में से इस बार भी तमिलनाडु में घोषित किए गए हैं, और जो पिछली बार 5 बढ़ाए थे उनमें से भी सबसे ज्यादा तमिलनाडु में घोषित किए गए थे। तो ये याद रखना भाई, आपको जैसे जैसे भी आप याद रख सको वैसे याद रखा करो भाई इनके बारे में। और इसका एक और फैक्ट दो तो वैसे मैं पिछली क्लास में बता दिया था, 1971 में ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड को लेकर एक सम्मेलन हुआ था। 1 फरवरी 1982 को भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे भाई। जो ये रामसर जो सम्मेलन था, इसके जो भी समझौते हुए थे, इस पर 1 फरवरी 1982 को भारत ने साइन किए थे। तो ये जानकारी थी जो रामसर स्थलों की। तो इसके आगे अपन चर्चा करते हैं। राजस्थान के कुछ फैक्ट हैं तो उनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय जो बीकानेर में है, उसमें संविधान पार्क का जो लोकार्पण श्री कलराज मिश्र ने किया था। वर्तमान में कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल है। जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में है, इसमें संविधान पार्क का लोकार्पण किया था। देखिए कलराज मिश्र की जो
दो चार बुक्स हैं, उनके भी नाम बोल देता हूँ, वो भी याद रखना भाई, पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। नई सोच नए आयाम है फर्स्ट, यानी एक बुक का नाम है नई सोच नए आयाम। सेकंड बुक मैं निमित्त मात्र हूँ, यानी सेकंड बुक है मैं निमित्त मात्र हूँ। फिर थर्ड का नाम बता रहा हूँ, हिंदुत्व एक जीवन शैली, हिंदुत्व एक जीवन शैली। फोर्थ है संविधान संस्कृति और राष्ट्र, संविधान संस्कृति और राष्ट्र। फिर जो पांचवी जो बुक्स है उसका नाम है भारत में उद्यमिता। ठीक है, 5 बुक्स के नाम बताया हूं मैं, नई सोच नए आयाम, मैं निमित्त मात्र हूँ, और हिंदुत्व एक जीवन शैली, संविधान संस्कृति और राष्ट्र, भारत में उद्यमिता। ठीक है, जो कलराज मिश्र की बुक्स है, वर्तमान में कलराज मिश्र राजस्थान के जो राज्यपाल है, तो इन्होंने संविधान पार्क का लोकार्पण किया है, जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में, तो याद रखना। फिर इसके बाद में रागेश्वरी तेल कुआं के बारे में चर्चा करते हैं, ये भी अभी चर्चा में है। जो इस कुएं से भूगर्भिक उष्मा बिजली बनाई जाएगी भाई, रागेश्वरी तेल कुआं जो बाड़मेर में है, इससे भूगर्भिक भूगर्भिक उष्मा बिजली बनाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए केयर्न ऑयल एंड गैस टेक्नोलॉजी ने, जो बेकर ह्यूजेस एक कंपनी है, उससे MOU किया है भाई। केयर्न ऑयल एंड गैस टेक्नोलॉजी जो कंपनी है, उसने बेकर ह्यूजेस कंपनी है उससे MOU किया है। प्रथम फेज में जो इसको एक जो से 2.4 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाएगी, जो इसका प्रथम फेज स्टार्ट किया जाएगा उसमें 2.4 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाएगी। भारत में कच्चे तेल के मामले, यानी कच्चा तेल के उत्पादन के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर आता है भाई। फर्स्ट स्थान जो बॉम्बे हाई का आता है भारत में कच्चे तेल के उत्पादन के मामले में, फर्स्ट बॉम्बे हाई और सेकंड राजस्थान का आता है भाई, तो याद रखना ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में सरोज गढ़वाल की चर्चा करते हैं, जो राजस्थान की पहली स्काई ड्राइवर बनी है, सरोज गढ़वाल। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है कि भाई ये जयपुर से हैं और एक राजस्थान से, राजस्थान के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। सरोज गढ़वाल जयपुर से है और राजस्थान की पहली स्काई ड्राइवर बनी है। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं राजस्थान में, हाल ही में राजस्थान सरकार ने जो सभी जिलों में कोविड वैक्सीनेशन वाहन शुरू करने की घोषणा की है, याद रखना भाई। देखिए कोविड जो फर्स्ट लेयर थी, फिर उसके बाद में और भी ज़्यादा बढ़ाए, तो अब वापस वर्तमान में धीरे धीरे केस बढ़ रहे हैं कोविड के, तो चर्चा में है भाई। ये राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कोविड वैक्सीनेशन वाहन शुरू करने की, राजस्थान के प्रत्येक जिले में शुरू किए जाएंगे जो ये कोविड वैक्सीनेशन वाहन। तो इसके बाद में चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना। ये देखो अभी इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं वर्तमान में, तो ये चर्चा में अभी है। और इसमें पहले 2000 स्कूटियां दी जाती थी और 2022-23 के बजट में इसमें 5000 स्कूटियां देने की घोषणा की गई है। तो ये आपको याद रखना होगा भाई, जो भी इसमें जो 2000 स्कूटियां देने की पहले घोषणा की गई थी और दी जा रही थी पहले, और ये 2021 से मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना शुरू की गई थी 2021 से, और वर्तमान में यानी 2022-23 के बजट में 2000 स्कूटियों से बढ़ाकर 5000 स्कूटियां कर दी गई है। इसमें अब 5000 स्कूटियां दी जाएगी, तो याद रखना भाई। अपन ने यहाँ तक चर्चा की है, देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स की भी की है, और जब तक ये चलते रहेंगे और भारत के खाते में मेडल आते रहेंगे और जो भी अपने सामने जानकारी आएगी अपन चर्चा कर लेंगे इनके बारे में भी। फिर इसके बाद में अपन ने जस्टिस यू ललित की चर्चा की है, इनके दिन नाम की सिफारिश की गई है भाई, जो भारत के CGI के नाम के रूप में, तो ये याद रखना। इनको बनने के बाद में और चर्चा कर लेंगे अपन। फिर अपन ने जो रामसर स्थलों के बारे में भी चर्चा की है और कुछ राजस्थान के फैक्ट्स थे इनकी भी चर्चा की है। तो मैंने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे, मैं उनके आंसर लिख देता हूँ। चिरवा सेला लेक जो राजस्थान के उदयपुर में स्थित है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था जो अचिंता सुली कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा मेडल जीते हैं भाई, गोल्ड मेडल जीते हैं अचिंता सुली। फिर तीसरा क्वेश्चन था राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हीरानंद कटारिया भाई। देखेंगे आंसर दिया करो भाई आप कमेंट बॉक्स में। किस दर्रे के माध्यम से
सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, जो शिपकिला दर्रे के माध्यम से करती है भाई। इसके द्वारा सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में रोहिलखंड में जो यूरेनियम के भंडार मिले हैं वो किस जिले में है? रोहिलखंड तो सीकर जिले में भाई। देखिए फैक्ट याद रखना, जो रोहिलखंड वाला ये एग्जाम्स में पूछा भी गया है और पूछा जाएगा, तो इम्पोर्टेंट है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग किसे बनाया गया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोन बॉल टीम्स ने कौन सा पदक जीता है? कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा पदक जीता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी में चौहान वंश की कौन सी शाखा का शासन रहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, राजस्थान हिस्ट्री का। तीन क्वेश्चन यहाँ तक लिख दिया हूं मैं, अभी मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ दो क्वेश्चन और। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान हाई कोर्ट के वर्तमान में कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीशक कौन है अभी? हाल ही में बनाए गए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इंटरनेशनल जो फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी राजस्थान का कौन सा जिला करेगा? ठीक है दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देना। देखिए मुझे आशा है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए भाई, लाइक करने में कंजूसी मत किया करो। जल्दी आपको एक और खुशखबरी मिलेगी, एक क्लास और चलाई जाएगी राजस्थान हिस्ट्री की, तो आप सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए क्लास को। और जल्दी स्टार्ट की जाएगी राजस्थान हिस्ट्री क्लास। तो थैंक यू दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना क्लास को।